तो ये हीलिंग कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है एग्जैक्टली? ये वो प्राणदायिनी ऊर्जा होती है जो सबके अंदर हेल्थ को बनाती है। इंसान का पहले माइंड बीमार होता है, फिर ब्रेन बीमार होता है और फिर बॉडी बीमार होती है। अपनी सोच खराब करके बीमार करते हैं, पर बॉडी लगातार कोशिश करती है हील होने की। मैम हमें कुछ नहीं करना होता, हमें उपवास पे जाना होता है। सूर्य उदय हो तो खाना शुरू करें, सूर्य अस्त हो जाए तो खाना रोक दें। कि हीलिंग कैसे करनी है या मुझे ये सीखना हो कि कैसे करनी है, तो क्या हीलिंग अपने ऊपर भी की जा सकती है? आपको जरूरत नहीं किसी हीलर से हीलिंग लेने की, दवाइयां खाने की या कुछ करने की। आप कुछ दिनों की अपनी हीलिंग सीखकर अपनी बॉडी को रेगुलरली बेटर कर सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सपोज किसी की एनर्जीज या किसी की हीलिंग्स बहुत नेगेटिव हो, किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हो, एंड देन तो ये अभी कहाँ से आ रहा है? कैमरा के अंदर दिखा रहा हूँ और ये भी रिसेंटली आया है। अच्छा मैम क्या है, शुरू में ऐसा लगता था कि खाली आप अपने आप को प्योर करते हैं, हीलिंग कर लेते हैं तो बच जाते हैं, बट ये अल्प ज्ञान है। हीलिंग के कई लेवल हैं। ये मैंने अब तक किसी पॉडकास्ट में इतना खुल के नहीं बोला, पर मुझे लगता है कि अब ये साफ बातें करने का समय आ चुका है, अब बात करनी चाहिए। मैम ये काम ना डेंजरस भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर दिक्कत होती है कि बच्चों के हार्ट में कहते हैं कि छेद होने लग जाते हैं बिफोर, लाइक जिस टाइम आप प्रेगनेंसी पीरियड में है उस टाइम पे पता की जा सकती हैं, उस टाइम पे क्योर किया जा सकता है इन चीज़ों को। मेरे पास में कई लेडीज आई जिन्होंने हीलिंग सीखने के लिए कहा मुझसे कि हीलिंग सीखनी है। उन्हें ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं हीलिंग सीख सकती हूँ? मैंने कहा आप बिल्कुल सीख सकती हैं, आपका बच्चा भी अट्यून हो जाएगा, आप भी अट्यून हो जाएंगी। और मैम इंडिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि हमारे पास फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत मेथड्स हैं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ब्रेन तो हमारा पॉजिटिव फैक्टर ही वही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष अमर उजाला के आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट जो है ये हमारा एस्ट्रोलॉजी से हटकर एक नए टॉपिक पर होने वाला है। हमारी आजकल की ज़िंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ टेंशन्स हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में हम समझते हैं, पर उसका सल्यूशन कैसे ढूंढना है ये हमें नहीं पता है। आज ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है ये हमारा रहने वाला है कुछ ऐसी थेरेपीज़ के ऊपर, कुछ हीलिंग थेरेपीज़ के ऊपर और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए या फिर अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आप उन चुनौतियों से खुद को लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी। नमस्कार सर। हर हर सिद्धार्थ जी के बारे में अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ जी ना सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर हैं, इसके अलावा NLP प्रैक्टिशनर हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे सिद्धार्थ जी से ही कि ये क्या है। इसके अलावा कैंसर हीलर हैं। कैंसर जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में सुनते ही हम शायद अपनी होप्स खो देते हैं, जीने की होप्स खो देते हैं, या फिर आगे कैसे लाइफ में स्ट्रगल करना है इसके बारे में हम सारी की सारी होप्स खो देते हैं। तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी सबसे पहले आज के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड का जो हमारा टाइम रहा है, जो इतना टफ़ टाइम हमने पिछले 3 सालों में 2 सालों में देखा है, वो इतना टफ़ टाइम हमारे लिए रहा है। बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है, बहुत लोगों ने अपने जीवन के बड़े बड़े पहलुओं में अपने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं। तो ये हीलिंग कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है एग्जैक्टली? कोविड में इसका अचानक से बढ़ना क्या दिखाता है और आज की डेट में अगर हम इसको देखें तो ये क्या दिखाता है? शुरुआत करने से पहले एक बार गायत्री पाठ से करना चाहेंगे शुरुआत। एक बार महादेव को याद कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। सिद्धार्थ जी हमने महादेव जी को तो याद कर ही लिया है ना, हमने देवी को भी साथ में याद कर लिया है। अब मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप हमें बता सकें कि ये हीलिंग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली है क्या? मैम हीलिंग ना हमें लगता है ये आजकल का कोई ऐसा एक
मेडिटेशन का मेथड है, एक ऐसा एक बीच में डाला हुआ मेथड है, फॉरेन कंट्री से कहीं आया मेथड है, जिसको कि आज हमने इम्बाइब किया है। जबकि आपको याद हो, और साउथ इंडिया के लोगों से अगर आप बात करें, आज भी वो ऑरा, हीलिंग, अनुष्ठान, पूजा, देवताओं का आशीर्वाद, इन बारे में बहुत बातें करते हैं। और हर भोजन के रिसेप्शन से पहले, रिसीव करने से पहले वो भोजन को ब्लेस करते हैं। हर कार्य से पहले वो कुछ पूजा का अनुष्ठान करते हैं, अचार बनाते हैं, अपने देवता के सम्मुख रखते हैं 15 दिन तक उनके आशीर्वाद के लिए। खाना बनाते हैं, उस खाना को रखते हैं एक रिचुअल के लिए। आज भी वो ब्लेसिंग ली जाती हैं। हमें लगता है हीलिंग का जो वर्ड है, क्योंकि रेकी वर्ड जो है वो जापानीज लगता है। नो डाउट ये कंसेप्ट जब जापान में एक जाकर रीडिफाइन हुई, जापान के अंदर से डॉक्टर मिकाओ उसुई इसके रीडिस्कवर कहे जाते हैं। और ये जब इंडिया में आए थे, इंडिया में अध्ययन करने आए थे, तो यहां उन्होंने अथर्ववेद, आयुर्वेद और बुद्ध का लोटस सूत्र, सधर्म पुंडरीक जिसे हम कहते हैं, वहां से कंसेप्ट ली थी। इस कंसेप्ट को जापान लेके गए, यहां 7 से 8 साल उन्होंने अध्ययन किया, वहां जाकर नाम दिया रेकी। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी, जो ऐसी ऊर्जा जो हम सब में विद्यमान है जब हम पैदा होते हैं। मैम, हम हो, कोई जीव जंतु हो, पत्थर हो, पाषाण हो, उन सभी में एक ऊर्जा होती है जो विद्यमान होती है, जो सबको एक जीवन देती है। ये वो प्राणदायिनी ऊर्जा होती है जो सबके अंदर हेल्थ को बनाती है। हमारी बॉडी के अंदर एक चमत्कारिक एक पद्धति है जिसे हम भूल गए हैं कई टाइम से, और काफी समय से हम इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते। बॉडी अपने आप को हील करती है। आप अपना खान पान खराब करके अपने आप को बीमार करते हैं, अपनी सोच खराब करके बीमार करते हैं, पर बॉडी लगातार कोशिश करती है हील होने की। मेरे पास लिवर के कंडीशन के पेशेंट आते हैं तो कहते हैं लिवर खराब हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, या लिवर में हेपेटाइटिस हो गया, या फैटी लिवर। फैटी लिवर आजकल बड़ा फेमस है। मैंने कहा आप एक काम कर लीजिए, अपने आहार को जितना कम पकाएं, जितना कम पका हुआ आहार ले सके उतना लीजिए, और पैक्ड फूड खाना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। पर जंक तो बंद नहीं हो पाता ना आजकल वही तो जनरेशन दिक्कत में। है। एक्चुअली हमारी बॉडी पे, लिवर पे तब इम्पैक्ट खड़ा होता है जब हम बाकी चीजों में चल रहे हैं, जंक वगैरह में चल रहे हैं। आप जितना पैक्ड फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, लिवर पर स्ट्रेन पड़ेगा, आपका लिवर परेशान होगा। वो कचरा पचा रहा है, अब वो कोशिश कर रहा है पचाने की। आपने वॉक करना बंद कर दिया खाने के बाद में, आपने लाइफ में एक्सरसाइज बंद कर दी, तो लिवर पर एक एक्सेसिव प्रेशर पड़ता चला गया। अब वो प्रेशर इतना हुआ कि लिवर बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने आप को कि अब इससे ऊपर नहीं करूंगा। और मजे की बात क्या कि लिवर हमारी बॉडी में रीग्रो करता है। 70% तक कहते हैं, 65 to 70% लिवर अगर डैमेज हो जाए तो वापस रीग्रो कर लेता है। 65% ऐसा कहा जाता है। अब एक ऐसा ऑर्गन जो अपने आप को रीग्रो कर सकता है, वो ग्रोथ भूल गया, तो हमने कितना नाश मार दिया होगा, हमने कितना विनाश कर दिया होगा उसका। मैम, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें उपवास पे जाना होता है। बहुत फेमस चल रहा है आजकल वाटर फास्टिंग, एक हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कई लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। मैम, जैन धर्म में, बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में हम शाम के 6 बजे खाते, वैसे नहीं खाते थे। ये अब ऐसी पद्धतियां आनी शुरू हुई हैं जब से ये खाना शुरू हुआ है, रात भर जॉब शुरू हुई है, तब से ये कल्चर आने के बाद से हम अपना बेसिक कल्चर भूल गए। ये इंग्लिश इन्फ्लुएंस हम कहते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये नाइट लाइफस्टाइल वहां पर चल सकता है, वहां पर सूर्य नहीं होता, उनके पास में रोशनी इतनी उपलब्ध नहीं है। हमारी कंट्री में सूर्य के आशीर्वाद से चलती है, तो हम सूर्य को देखकर ही खाना क्यों ना खाएं? सूर्य उदय हो तो खाना शुरू करें, सूर्य अस्त हो जाए तो खाना रोक दें। मैम, इतना करने से ही कई लोगों ने वेट लूज करा। अपनी बॉडी में मैं डिटॉक्स कर चुका हूं कई बार। मैम, रेकी भी इसमें ऐसे ही रोल प्ले करती है कि जब आपने खाना ठीक कर लिया, आपने अपना आचार विचार सही कर लिया, इसके ऊपर ऊर्जा भी सही कर लें, तो मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों लेवल पे हमें सॉल्यूशन मिलता है। रेकी हमारे डीपेस्ट टिश्यू तक पहुंचकर हमें हील करती है। आप आउटर से तो काम कर चुके, बट आपका मेंटल जो आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उससे भी डैमेज होता है। रेकी इन तीनों लेवल पे हेल्प करती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे साथ विद्यमान है। मान लीजिए जैसे पैर में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो गया सपोज करते हैं, डॉक्टर प्लास्टर कास्ट बांध के कहता है घर पे रेस्ट करना है। इसे हील कौन कर रहा है? हमारी बॉडी की एनर्जी हील करती है। और लोग इस बात पे कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सर बिना मेडिसिन के, बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी कैसे हील होती है? मैम, हमने हीलिंग के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स बॉडी बिल्डर हैं, वो जिम में ट्रेनिंग करते हैं।
वो स्कूप्स लेते थे प्रोटीन के। आपको वो पता होगा, व्यूअर्स को पता होगा इस बात के बारे में कि आजकल बहुत सारे प्रोटीन चलते हैं मार्केट में, आइसोलेट्स वगैरह। तो उन्होंने कहा सर उस प्रोटीन को लेकर, आइसोलेट को लेकर बॉडी में डैमेज हो रहा है, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कई बार इंटेस्टाइन में दिक्कत आ रही है, बॉडी पर फुंसियां, बॉयल्स हो गए उनके, पूरी बैक पे बॉयल्स हो गए। मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने हाँ बोला। मैंने कहा कि आपको ना प्रोटीन नहीं खाना, बट आप जो खाना खाओगे ना उसे खाते खाते विजुलाइज करना है कि आपने 4 स्कूप प्रोटीन ले लिया। अच्छा, यहां पर मैं आपको एनएलपी इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं रेकी के साथ साथ। एनएलपी क्या होता है? हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जी, बट जी। मैं पहले आपसे एनएलपी समझना जी, चाहूंगी, जी, बिकॉज जी। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने जो अभी पूरी की पूरी बात कही कि अगर हम सिर्फ सोच के भी ये कर सकते हैं, तो मुझे उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा मैं कि बस- एनएलपी है ही बिल्कुल क्या। बिल्कुल। मैं काम कर रहा हूं काफी टाइम से कि ब्रेन को अगर ट्रेन कर लें तो आप अपनी मैक्सिमम चीजें ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। इंसान का पहले माइंड बीमार होता है, फिर ब्रेन बीमार होता है, और फिर बॉडी बीमार होती है। अब मैंने 3 वर्ड यूज करे। माइंड और ब्रेन अलग अलग है। जी, अगर आप समझें, माइंड हर सेल का होता है, अच्छा, ब्रेन बॉडी में सेंट्रलाइज होता है। हमारा हर सेल अपना इमोशन कैरी करता है, हमारा हर सेल एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन सेंड करता है। जब आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्शियसनेस, तो वहां हम यूज करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव किस चीज का? सारे अनुभव का। अब हमारा सारा अनुभव कौन दे रहा है? हमारे हर सेल से अनुभव आ रहा है। तो हमारा माइंड कहीं एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, वो हर सेल के अंदर है। हर सेल सोचता है, हर सेल इमोशन कैरी करता है। मान लीजिए मेरे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है बुरा है, मुझे इनकी तरफ मुड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे कभी कभी ये ऑरा से फील हो जाएगा कि यहां जो व्यक्ति बैठा है बीमार है, उदास है, कुछ सोच रहा है, और एक वाइब्रेशन आती है, जैसे हम कहते हैं वाइब कैच करना, ऑरा कैच करना। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे ऑरा, हम ये बात करते हैं कि हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, और इसी वजह से कभी कभी हम किसी से तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, और किसी किसी से होता है कि हमें बिना किसी रीज़न हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। आपका एक परसेप्शन बनता है, वो परसेप्शन आप नहीं बना रहे, कई बार वो आपका अपना सेल सिस्टम बना देता है। ओके, कि ये आप चीज़ सही नहीं है। मिले नहीं, सोचा नहीं, पता नहीं, कहां से आ गया परसेप्शन? आपने ऑरा टू ऑरा इंटरेक्शन करा, आपके सेल्स ने इंफॉर्मेशन दी, अगली बॉडी के एनर्जी लेवल ने वो इंफॉर्मेशन गैदर करी। अब ये सारे माइंड्स अपनी कलेक्टिव सोच को यहां भेजते हैं, और उसके साथ हम रिएक्शन दिखाते हैं। ये पार्ट होता है एनएलपी का पार्ट। मैम, ये डिफरेंस नहीं है इन साइंसेस में। अगर हम वैसे बात करें तो रेकी हीलिंग को एनएलपी से बहुत अलग करके दिखाया जाता है। एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि जहां हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं। बट उससे पहले साइकोलॉजी को तो समझना पड़ेगा कि ब्रेन काम कैसे करता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये 2 लेवल समझने पड़ेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक कॉन्शियस लेवल पे है, पर एक सबकॉन्शियस में लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, और वो आपसे, इन सब से, सारे एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन ले भी रहा है। जब मुझे दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे ब्रेन में हो सकता है आइडिया ना आए, बट मेरे सबकॉन्शियस से एक थॉट आएगा सामने कि आपने ये देखा था, ये रिएक्शन करना चाहिए, ऐसे कर लीजिए। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, हम डेली ध्यान नहीं देते कि हमारा एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच कहां कहां गया। हम एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद वो फीडिंग बैठ जाती है। साइकिल चलाना सीख लिया, आप दोबारा कभी चलते नहीं है साइकिल पे कि मैं देखूं पैडल कहां मार रहे हैं। तो आपके पैर भी चलते हैं, आपके हैंड्स भी, और बॉडी भी मूवमेंट लेती है, प्लस आप अपना रास्ता भी देख रहे होते हैं। जितने काम मल्टीटास्किंग के हम करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को दोनों को मिला के होते हैं। हीलिंग के अंदर भी यही अप्रोच कई बार हमें देखने को मिलती है। ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, और ये डिफरेंटली एक कन्वे भी करना चाहिए। हालांकि इस पे लोगों ने अभी बात नहीं करी है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। हम हीलर्स हीलिंग करते हैं या हीलिंग हो जाती है, एक टॉपिक ये आता है। मान लीजिए इस कमरे में जितने भी लोग हैं मेरे साथ में, क्या मुझे इन सबको हील करने के लिए हर एक से देख देख कर इंटरेक्शन करना पड़ेगा, या मैं कमरे में पहुंचूंगा और मैं अपनी एनर्जी को एकदम ओपन करूंगा और काम होना शुरू हो जाएगा? मैंने अपना बोला भी नहीं और आपको ओपन भी नहीं किया, तो भी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसमें मैं आपसे 2 चीज़ें समझना चाहूँगी कि एक तो जैसे आपने बोला कि आप अगर किसी जगह पे एंटर होते हैं और आप वहाँ के लोगों का ऑरा समझ जाते हैं या किसको ज़रूरत है, तो क्या हमें हीलिंग करने के लिए किसी का हमारे सामने होना ज़रूरी है, या ये प्रोसेस वर्चुअली भी किया जा सकता है? और एक चीज़ और इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप हीलिंग करते हैं, बिकॉज आप भी तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या ये खुद को भी इम्पैक्ट करता है? ओके,
ये दोनों बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बहुत आजकल लोग जानना चाहते हैं क्वेश्चन के बारे में। मैम डेफिनेटली हम जैसे किसी जगह पे जोन में एंटर करते हैं, कुछ प्रश्न हर किसी के अंदर होता है, उसका ऑरा कुछ ना कुछ चीजें लेके बैठा होता है। अभी आपकी टीम से भी जब मैं मिला तो टीम मेंबर्स से मैंने इंटरेक्ट करते बिना कुछ प्रश्न पूछे कुछ फैक्ट्स बताए उनके बारे में। आपको भी मैंने स्कैन करके आपका भी हीलिंग फील कराया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम किसी से मिलते हैं, ग्रीट करना का मेथड मेरा क्या है, हीलिंग। हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मैं हीलिंग करता हूं, तो मेरा प्रणाम ही मेरी हीलिंग है। तो आपको जब मैंने प्रणाम करा, मैंने आपको अपनी हीलिंग फील कराई, ताकि मेरा सैल्यूटेशन, मेरा ग्रीटिंग आप तक पहुंचे, मेरा नमस्कार आप तक पहुंचे। अब वो नमस्कार जैसे पहुंच गया तो हमारा कनेक्शन, बॉन्ड, एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमें पता है कि आपको क्या पूछना है, मुझे क्या बताना है, हमें कहां तक डिस्कशन लेके जाना है। जब कोई मेरे पास आएगा, परमिशन मिले या ना मिले, बात हो या ना हो, इन सभी का ऑरा एक लेयर में चलता है। सभी के ऑरा की एक लेयर है। मेरी लेयर उससे इंटरेक्ट करके मुझे इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देती है। यहां परमिशन लेने की, बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज पहली बार मिल रहा हूं आपसे, कुछ चीजें मुझे भी समझ में आ गई, आपने भी ऊर्जा को फील करा। इसमें समय नहीं लगता। जब व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करता है ना मैम, तो बहुत मूर्खता रहती है, क्योंकि शब्द तो हमें रटे हुए हैं, हमारी एजुकेशन बीच में आ रही है। बट जब हमारी ऊर्जा इंटरेक्ट करती है ना, तो हमारी लिटरेसी बीच में आ रही है। जब लिटरेसी के आधार पे दो लोग मिलते हैं ना, तो बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होता है। अब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपको मेरा आभा, मेरी ऊर्जा से पता लग जाएगा कि इंसान कहां तक है। एजुकेशन फैब्रिकेशन लेके आती है, उसमें फैब्रिकेशन हो सकता है, छेड़ कर सकते हैं। बट लिटरेसी ना आपके जन्मजात होती है, ये आपके संस्कार होते हैं, ये आपके अंदर का वो भाव होता है जो आप कैरी करते हैं। तो हम लोग मैंने जब किसी से कनेक्ट करते हैं, तो परमिशन लेना भी एक मेथड है कि मुझे किसी पर्सपेक्टिव के लिए आपकी हीलिंग करनी है। आपने कहा मेरे हार्ट में दिक्कत है, मेरे लिवर में दिक्कत है, मेरे स्टमक में दिक्कत है, मैं किसी काम के लिए हीलिंग कर रहा हूं। बट जब आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो ये हाईएस्ट गुड के लिए होती है। हम जितने लोगों से मिलते हैं ना, उनके हाईएस्ट गुड के लिए हीलिंग करते हैं। तो जैसे ही मैं इस कमरे में एंटर हुआ, मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्शन करा, मुझे पता है, मेरी एनर्जी को पता है मुझे क्या करना है। और जब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा, तो आपको इंपैक्ट फील होगा ही होगा। नहीं, डेफिनेटली। अभी जो हम ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे, तो आपने जो हमें थोड़ा बहुत बताया और स्कैन करके हमारा, सो आई कैन कनेक्ट विद दैट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको, इवन इफ़ अगर वो हीलिंग ही कर रहे हैं या कभी कभार वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो एक आपका ऑरा शायद एक बाउंड्री क्रिएट करता है। बट अभी मेरे एक्सपीरियंस पे वो नहीं हुआ है, सो आई कैन सेंस दैट कि हाँ, वो कहीं एक लेवल पे कनेक्ट हुआ है मुझसे। इस पे आगे हम अपनी चर्चा को अगर बढ़ाएं, तो जैसे हम NLP पे बात कर रहे थे, आपने NLP को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमें। अगर एक लेवल ऑफ मुझे ये समझना हो कि हीलिंग कैसे करनी है, या मुझे ये सीखना हो कि कैसे करनी है, तो क्या हीलिंग अपने ऊपर भी की जा सकती है, या फिर इसके लिए हमें एक गाइड की ही ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है? जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, एनर्जी ट्रांसफरेंस होता है, नो डाउट। कई बार कई कार्मिक केसेस ऐसे आते हैं जहां पर हमें एंटर नहीं करना होता। जैसे मेरे पास में कोई भी हीलिंग की रिक्वेस्ट लेके आता है, तो मैं पहले उनका ऑरा स्कैन करता हूं, और उससे पहले मैं महादेव से गाइडेंस लेता हूं। मुझे आदेश लेना होता है मेरे परमात्मा से, ध्यान में उतरकर, कि क्या ये काम मेरे निमित्त है। क्योंकि अहंकार के अंदर आकर ना हम कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम हर केस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम हर केस नहीं ले सकते। हीलिंग जब बैलेंस चलती है, जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें पता होता है किस तरीके से एंटर करना है। कई बार कुछ पहलू छुपे होते हैं, अब उसके चलते जब हम हीलिंग करते हैं, तो नो डाउट हमारे पे भी इंपैक्ट आते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे पास कैंसर हीलिंग होती है, हमारे पास, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर हीलिंग करते हैं। संडे को हम हीलिंग कर रहे थे, हमारे हीलर्स को और मुझे यहां पर बर्निंग फील हुई, इस पूरे एरिया में एकदम बर्निंग फील हुई। मुझे समझ में आया किसी पेशेंट के यहाँ पर कुछ दिक्कत है और प्रॉब्लम है। मैंने थेरेपी के सेशन के बाद में पूछा उनसे कि क्या, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा। वहां पेशेंट अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, मुझे नहीं पता था कि किसी के यहाँ भैया बर्निंग हुई है। तो कैंसर किसी के नेक में था, यहाँ नेक से होते होते इधर तक गया था, और उस टाइम जोन में उसको बर्निंग हो रही थी। एंड सेम चीज और आपको फील एग्जैक्टली सेम मुझे और मेरे बाकी हीलर्स को भी हुई। अच्छा। ऑरा क्लीन करा, अपने आप को कॉर्ड कटिंग करी, अपने आप को क्लीन करा, हो गया, रिमूव हो गया।
कई बार सेशन में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, उसके यहाँ पे कोई चोट लगी हुई है, फ्रेश चोट लगी है, मेरे पूरे हाथ में मार्क आ गया, हीलिंग से उतार दिया, हीलिंग से ठीक कर दिया, कुछ समय बाद रिपेयर हो गया, बट आपके ऊपर भी इंपैक्ट आते हैं। हमें कई मेथड सीखने पड़ते हैं अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। मैम आजकल क्या है, एक प्रथा चल गई है कि हर कोई हीलर बन सकता है। मैम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते, ना ध्यान करते, ना साधना करते, और इस फील्ड में कूद पड़ते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला है, अपने स्टूडेंट्स को बोला है, हम पढ़ाते भी हीलिंग को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, ये सब पढ़ाते हैं, टैरो पढ़ाते हैं। तो इनमें बताता हूं मैं हमेशा कि पहले अपनी हीलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग कर लो, नहीं तो इस फील्ड में एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। ये ऊर्जा आपसे कनेक्ट कर गई ना एक बार, आपको सोने जागने भी नहीं देती। तो सिद्धार्थ जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट आपके ऊपर भी होता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सपोज किसी की एनर्जीज या किसी की हीलिंग्स बहुत नेगेटिव हो, किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हो, एंड देन ओ तो ये अभी कहाँ से आ रहा है, ये अगर इसकी कहानी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देखिए कई टाइप की हीलिंग लेता हूँ, कैमरा के अंदर दिखा रहा हूँ, और ये भी रिसेंटली आया है। अच्छा, और इस तरह की चीजों पे, बिकॉज नेगेटिविटी तो आपको भी इम्पैक्ट कर रही है, और ये तो हम ये लाइव अभी मैं देख ठीक रहे कर हैं लूंगा, कि मैं भी आप कुछ दिनों में ठीक कर लूंगा। ये अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, और ये इससे बुरी कंडीशन में था क्योंकि किसी को जिसकी एनर्जी मेरे पास आई थी ठीक होने के लिए, वहां पर इम्पैक्ट था अच्छा खासा। मैम क्या है, शुरू में ऐसा लगता था कि खाली आप अपने आप को प्योर करते हैं, हीलिंग कर लेते हैं तो बच जाते हैं, बट ये अल्प ज्ञान है। हीलिंग के कई लेवल हैं, ये मैंने अब तक किसी पॉडकास्ट में इतना खुल के नहीं बोला, पर मुझे लगता है कि अब ये साफ बातें करने का समय आ चुका है, अब बात करनी चाहिए। ये चीजें कई बार होती हैं, और ये हीलिंग के इंपैक्ट्स हमारे कई हीलर्स की बॉडी में मिलेंगे आपको, पर वो अपने आप को क्लेंज करते हैं। किसी का कैंसर है, अब मैंने हील करा, कैंसर ठीक हो गया, उसके लिए चोट कितनी बड़ी है, कुछ भी नहीं, चलेगा। तो कई बार ये परिणाम होता है। तो कैंसर की हम बात कर रहे हैं जैसे, तो कैंसर क्या इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास आए तो ही उस पे हीलिंग फर्क करेगी, या किसी बिल्कुल नहीं, हमारे पास मैम हर स्टेज का पेशेंट आया हुआ है। इनिशियल स्टेज में आता है तो भी हम उसकी हेल्प करते हैं, और ऑनेस्टली सेइंग इनिशियली तो इंसान, मैं मैक्सिमम देता हूँ कीमोथेरेपी में या रेडियोथेरेपी में चला जाता है। जब कहीं ऑप्शन नहीं बचता, मेरे पास तो 3-3 दिन वाले केसेस आए हैं कि डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन या 1 हफ्ते का स्पैन दिया है। हमारे पास तो इतने इतने लोग आते हैं कि बॉडी के सेल जब गलने शुरू होते हैं और गल के स्किन उतरनी शुरू होती है। मेरे फोन के अंदर कितनी फोटो भरी हुई मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। पेशेंट की परमिशन नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि किसी का ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी के ऐसे बारे में देखना। आप देख सकते हैं कि वो खाली कैंसर नहीं है, वहां कुछ और भी है। उसे देखकर हर बंदे ने, जब मैंने दिखाया फोटो को, तो कहा कि यहां तो खाली कैंसर नहीं है सर, कुछ फील हो रहा है, अभिशाप भी फील होता है, कर्स भी फील होता है। कितनी बार हम कैंसर की हीलिंग कर रहे होते हैं, बट कैंसर नहीं है वो रिवर्स हो जाएगा। कैंसर अगर है तो वो अभिशाप है। घर के अंदर हमारे पास एक केस आया था, 40 कैंसर के पेशेंट्स, 40 कैंसर के लोग एक ही घर में, एक घर के अंदर, फैमिली के अंदर, 7 जनरेशन तक ये बता रहे हैं। 7 जनरेशन से कैंसर चल रहा है, और घर में अकाल मृत्यु कितनी हुई है मैम। हमने पता नहीं कितने केसेस देखे हैं ऐसे। देखिए क्या है कि लोगों के लिए अभी हीलिंग एक नया टॉपिक है, अब जाकर विश्वास बनना शुरू हुआ है, काम होने शुरू हुए हैं। ऐसा नहीं खाली मैं हीलिंग करता हूं तो रिजल्ट आता है। जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट को भी अपनी हीलिंग करनी होती है, कार्मिक क्लियरेंस वो करेगा, उसकी बॉडी की हीलिंग मैं करूंगा, और एक मेडिटेशन कराता हूं उनसे, मैंडेटरी होता है, दोनों तरफ चलता है काम। ये मेडिटेशन प्लस हीलिंग, तब जाकर रिजल्ट अच्छा आता है। इंसान अपनी हीलिंग करेगा, मेडिटेशन करेगा साथ में, तो उसका एक मेंटल सेटअप क्लीन होगा, एक साइकोलॉजी बनेगी, सेल्स के अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी, मनसा ठीक होगा, तब जाकर हीलिंग काम करती है। लोग नहीं समझते इस बात को। लोग कहते हैं आपने पैसे लिए ना, आप ठीक करो। मैंने पूरी फीस वापस कर दी। मैं कहा तुम्हारी बीमारी है ना, तुम्हें साथ में इंक्लूड होना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी को ठीक करना। मैंने कहा मैं अपने कर्म के पैसे ले रहा हूं, मेरी पूरी टीम हीलिंग कर रही है, मैं उनका कार्मिक एक्सचेंज ले रहा हूं। मैम ये काम ना डेंजरस भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पर दिक्कत होती है, हमें भी होती है, और जब हम देख लेते हैं कि किसी का डार्क है ऑरा, ब्लैक मैजिक भी है साथ में, ये कॉम्बिनेशन में भी चीजें आती हैं। क्योंकि कैंसर के डेवलपमेंट के हम कई कारण होते हैं। एक मेजर कारण है इमोशन, कि जब इमोशन कोई बड़ा बॉडी में आएगा,
पड़ा हुआ है कई सदियों तक, तो वहां पर वो स्टेगनेंसी इफेक्ट दिखाएगा। जैसे सड़ा हुआ पानी होता है, रुका हुआ रहता है, सड़ता जाता है, ऐसे ही बॉडी में कोई इमोशन रहेगा तो वो सड़ जाएगा, कैंसर बना देगा। आपको क्या करना है? बहाव क्रिएट करना है, नई ऊर्जा का, नई इमोशन का। कैंसर भी धुलना शुरू होगा, पर इसे कटने में टाइम लगता है। हमारे पास अभी रिसेंटली एक लेडी का केस है, उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर की थी और उनका पेट स्कैन में कैंसर रिड्यूस होता हुआ है। हर पेट स्कैन उनका रिडक्शन में चल रहा है और वो खुश हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दिया था कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं है मेडिकल फील्ड के अंदर, हमारे पास उनका कैंसर रिड्यूस कैसे हो रहा है। हाँ, अभी रिसेंटली उनकी जॉब प्लेसमेंट हुई है। उन्होंने कहा था हमसे कि मैं अपनी जॉब पर वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं वर्क करूँ। मैम, कितने ही लोग हैं कैंसर पेशेंट्स जो हमारे पास कहते हैं कि सर हमें अपने काम में जाना है। कैंसर में हीलिंग में खर्चा होता है। एक छोटा सा पॉइंट और शेयर करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं सर हीलिंग में और कोर्सेज की फीस में हम चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल जाए, आप फीस कम कर दें। मैं कई बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कई क्लाइंट्स अपने, बजाय ये कि आप डिस्काउंट लो, आप मेरा कार्मिक क्लियरेंस खराब करो, आप मेरे से फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आकर अपनी मॉनिटरी हीलिंग क्यों नहीं कराते। एक समझ के देखिएगा फैक्टर, सभी दर्शकों से निवेदन है, आप भी समझिएगा। हम उसके आगे हाथ फैलाएं जो सबको दे रहा है। हम किसी इंसान से क्यों मांगे। मैं भी महादेव से मांग रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि हमारे पास कितने ही कोर्स स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपका एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आना है, बट अभी फीस की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मैंने कहा बेटा काम करते हैं, फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आपके कोर्स की फीस के लिए डालते हैं हीलिंग। ठीक है मैम, हर सैटरडे को होती है, सभी आ सकते हैं उसमें। मैम, विद इन 1 मंथ पैसे आ चुके थे और ना केवल कोर्स की फीस के आए थे, बहुत ज्यादा पैसे तो थे। फिर तो यही वाली हीलिंग सबसे पहले करवा लेनी चाहिए कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज खत्म हो जाए। मैम, मेरा मोटो भी यही होता है कि पहले इसको इफेक्ट को फील करें। अगर आपको लगता है कि हमारे पास हम कुछ काम करते हैं, आके काम देखिए। मैं किसी को यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू बेच नहीं रहा हूं और ना मैं बेचूंगा। कई लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, जज करते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं, खूब कहानी सुनते हैं, बट मैम इतने सारे लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है ना, हम जानते हैं। एक तरीका है मैम, इस प्रोटोकॉल पे चलेंगे ना, कैंसर छोड़िए, बॉडी में से सारी डिसेबिलिटीज निकलती हैं। कर्जे के कितने केसेस आए हैं हमारे पास। कई लोग कांटेक्ट करते हैं, पैसा फंसा हुआ है, कहते हैं हीलिंग का पैसा है ही नहीं। हमने कहा आपके पास मेडिटेशन की फीस है हमारी 13,13। तो मैंने बाबा नानक वाला कर रखा है 13,13। तो मैंने उनसे कहा कि बस मेडिटेशन के 13,13 का जुगाड़ कर लो, और वो भी ना हो पाए तो फ्री डिस्टेंस हीलिंग है, कुछ दिन कर लो, ये भी हो जाएगा। और ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी ओपन फॉर ऑल, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा। कैंसर की हीलिंग संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट है, सैटरडे को सबके लिए हीलिंग फ्री है हमारे पास। सर जी, एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगी, बिकॉज फ्री हीलिंग सेशन एटलीस्ट अगर कोई आके आपसे जुड़ना चाहे और जो ज़रूरतमंद है, जिसको इसकी ज़रूरत है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक चीज़ अगर आप ये बता पाएं। हमारी टीम के नंबर हैं, प्रिया जी, प्रेरणा जी और मैं, हम 3 लोग हैं जो मेजरली कॉल होल्ड करते हैं। मैं क्लाइंट्स की कई बार खुद ही कॉल रिसीव करता हूँ, क्योंकि मैम कई लोगों को लगता है कि शायद इनकी टीम होगी। मेरे पास रही है टीम और टीम फ़ोन उठाती भी है, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम दे सकूँ मैं खुद फ़ोन उठाऊँ। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ अभी आपने मेंशन करी कि कई बार कैंसर की हीलिंग के लिए लोग आते हैं, बट एनर्जीज कुछ और भी होती हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, तंत्र हो सकता है, तो ये क्या सिम्टम्स पहले पता किए जा सकते हैं कि ये किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? ओके मैम, मेरा अपने काम से मैं बताता हूँ कैसे। मैं महादेव से का गाइडेंस लेता हूँ, साथ ही साथ में एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट करता हूँ। पहले कर्म चेक करते हैं। मैम, एस्ट्रोलॉजी को लोग पाखंड की तरह से लेते हैं, कई बार कहते हैं कि पाखंडियों की साइंस है, तुम्हारे को कुछ नहीं आता, रेमेडीज के तौर पे लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये विद्या महादेव की दी हुई है, ये ब्रह्मदेव की दी हुई विद्या है, नकली नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर किसी कर्म में ठीक होना है तभी मैं उसका केस लूंगा। अगर कहीं पर यह है कि केस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मैं स्टार्टिंग में ही ड्रॉप कर देता हूं। तो हम जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन से भी। और एक चीज है ऑरा स्कैनिंग। जब आप मेरे पास आए, आपने कंसल्टेशन ली, मैं पहले आपका ऑरा स्कैन करूंगा, मुझे आधी खबर यहीं से मिल जाती है बिना कोई मैथमेटिकल टूल लगाए हुए। इसके बाद में एस्ट्रोलॉजी से भी स्कैन होता है, लग्न कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली बनती है, न्यूमोलॉजिकल असेसमेंट होता है, और अगर मैं तब भी कंफ्यूज हूं या कन्विंस नहीं हूं तो मैं टैरो भी ओपन करूंगा। हर विद्या से देखना होता है कि सामने वाले का उत्तर हमारे पास है कि नहीं है। जब कन्विंस हो जाए कि हाँ सॉल्यूशन है, तब उनसे कह देंगे आप चलिए साथ में। अगर वो उस मापदंड को, उस एनालिसिस को समझ के आगे चलते हैं, रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। और मैम एक दिन के अंदर आता है। कल ही में हमारी टीम का एक मेंबर है,
उसने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया नहीं। उनकी बेटी को 103 डिग्री फीवर, 104 डिग्री फीवर था। उन्हें लगा कि सर को तंग फीवर है, सर ऑलरेडी बहुत चीज़ों में रहते हैं एंगेज, नहीं बताते। तो आज सुबह सुबह मेरे दूसरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि इनकी बेटी का फीवर नहीं उतर रहा। रात को मेरे टीम मेंबर ने कुछ टेक्निक्स बताई, सुबह तक फीवर उतरा हुआ था। आज सुबह मुझे पता लगा इसके बारे में, अब शाम तक देखने देंगे कि फीवर कह रहता है कि नहीं रहता, और जहां तक कंफर्मेशन है उतर जाएगा। तो हमें पहले से हम जान सकते हैं बीमारी के आने से पहले भी। हमें ऑरा स्कैन करके कई बार ऐसा लगा कि ऑरा में मडी फ्लेवर आ रहा है, मड फ्लेवर आ रहा है, गले में मडी फ्लेवर आया। ये मार्कर है मेरा खुद का, और कई सारे हीलर जो सुन रहे हैं उनको पता होगा इस बात के बारे में। ये कैंसर का मार्कर बनता है कि कैंसर फ्यूचर में अपीयर करेगा या बॉडी में कोई सेल सड़ रहा है। तो हमारे गले में हमें एक कफ सा फील होता है ड्यूरिंग जब आप ऑरा स्कैनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे। जी, जब भी हम किसी का ऑरा स्कैन करते हैं तो उसकी ऑरा से महक आती है, कभी आवाज सुनाई देती है। ये हमारी सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो हमें कभी कभी फ्यूचर के फ्लैश दिखते हैं कि ये होने वाला है इतने सालों में, तो हम डेट बता देते हैं कि इस तारीख तक ये काम हो जाएगा। और आज तक तो जब जितनी बताई हैं डेट्स, उस पर काम हो चुके थे। या महक के साथ साथ फ्लेवर भी आता मुंह में कि ये बीमारी आपको हो सकती है, अपना इलाज कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में आप परेशान हो जाएंगे। कई बार जैसे अभी आपके पास में हमारी टीम ने एंटर करा, तो आते ही पेट के पास में उन्होंने इश्यू डिटेक्ट कर लिए कि नाभि से रिलेटेड आपके कुछ चल रहे हैं या पेट से रिलेटेड चल रहे हैं। एंटर करते ही हम तो मिले भी नहीं, अभी बात भी नहीं करी थी। ये ऑरा की इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाली थी, बिकॉज अभी आप हमारी टीम से जब आप बता रहे थे तो आपने 2-3 लोगों को अलग अलग चीज़ें बताई, मुझे भी आपने 1-2 चीज़ें बताई। तो ये जब आप एंटर करते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी इंसान के ऑरा से आप जब कनेक्ट करते हैं, तो एक तो ये कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है विदाउट लाइक उसके बारे में जाने, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। और ये जो एक मेथड है, क्या ये यूज़र्स भी अपने बारे में समझ सकते हैं? देखिए मैम, ब्रेन का ना एक मिसकंसेप्शन है कि हमें कुछ सीखना पड़ता है। हम जब पैदा होते हैं ना तो बहुत सीखे हुए पैदा होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा, मैं पता नहीं से इस वर्ड में कह दूं, स्कैम चल रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है। हम उसे कंफ्यूज करते हैं। हम एजुकेशन देके किसी को अनएजुकेट करते हैं, इलिटरेट बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि अब आप एजुकेशन की तरफ चलिए। स्पिरिचुअल तो हम पैदाइशी थे, हमें बाद में जो एजुकेशन दी गई ना, जिस तरीके से दी गई, उससे हमें नॉन स्पिरिचुअल बना दिया गया और हमें रिलीजियस बना दिया गया। रिलीजियसनेस बुरी नहीं है, बट उसके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा बुरी है। हम सबको ना स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। लोग पैदा होते हैं इंटेलिजेंट, बाद में जब थर्ड आई उनकी थॉट से गिर जाती है तो कहते हैं कि अब हमें थर्ड आई एक्टिवेट कर दीजिए। कुछ नहीं करना किसी को एक्टिवेशन, इसमें हल्का जाला झाड़ना होता है। ये विद्या जब हम सीखने जाते हैं, हम किसी का ऑरा स्कैन करने जाते हैं, या ऑरा स्कैनिंग की विद्या सीखे समझनी होती है, तो इसमें करना इतना होता है कि दिमाग में जो कचरा भरा है ना, शरीर में जो कचरा भरा है, उसे मिनिमाइज करते हैं। तो 5 दिन का डिटॉक्स कर ले कोई। मैं आपके व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, 5 दिन तक विजुअल डिटॉक्स, माउथ डिटॉक्स, आपका फूड डिटॉक्स। ये सॉरी टू से हम लोग दोनों उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिस पर हम आने वाले हैं। तो यूट्यूब डिटॉक्स, सॉरी माफ कीजिए मुझे, आप भी मुझे यूट्यूब पे देखेंगे और आप कहेंगे कैसी बात कर रहा हूं। कोई भी इंफॉर्मेशन 5 दिन तक अपने दिमाग में मत जाने दीजिए किसी तरीके से। कहीं किसी स्थान पे जा सकते हैं, चले जाइए जहां पर आपको बात करने वाला कोई ना मिले, न्यूज़पेपर ना आए, टीवी ना देखें, कोई कान में न्यूज ना आए। उसके साथ में भोजन सात्विक लीजिए, और हो सके तो कम से कम पकाओ लीजिए। यही रीजन था कि ऋषि मुनि बिल्कुल एकांतवास में चले जाते थे। वो हिमालय कुंदराओं में क्यों बैठे हुए हैं आज भी? वो ऊर्जा स्थल में बैठे हुए हैं। मैम, जब तक शरीर डिसिप्लिन नहीं होता, देखिए शरीर को डिसिप्लिन होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे एक आसन में आना पड़ता है। अच्छा, ये योग का सिद्धांत है कि किसी भी आसन को आपको 3 से 4 घंटे सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो आसन आपका होना शुरू होगा रेगुलरली। पहले बॉडी फ्रेम लेती है, फिर मेंटल फ्रेमिंग आती है, फिर एनर्जी फ्रेम लेती है। ऋषि मुनि की बॉडी खत्म हो गई, मेंटल
और एनर्जी आज भी आज बाकी भी है। बाकी है। शरीर मर जाएगा, ऊर्जा नहीं मरेगी। ऊर्जा गाइडेंस देती रहेगी जिस काम से वो बने थे। ऋषि और मुनियों की जो उपाधियां थी, ब्रह्म ऋषि कहते थे, वो आज भी अपने ऊर्जा रूप में हैं। मैम, हम अगर अपना डिसिप्लिन कर लेना तो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपिंग बहुत सारी चीजें हैं। गलत खाकर गलत जीकर हम अपनी हेल्थ को डिटोरेट करते हैं और फिर डिटॉक्स करने की सोचते हैं। अभी मैंने कहीं सुना था, सॉरी मैं फिर से एक पॉलिटिकल कोट करूंगा, प्रधानमंत्री को कोट करूंगा। उन्होंने किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में बोला था कि उनकी वाइफ या बेटी बीमार थी काफी, और कई कंट्रीज में उनका इलाज चल रहा था बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ आकर आयुर्वेद में उन्होंने इलाज कराया, उनकी आंखों की रोशनी गई थी मेरे ख्याल से शायद, और वो आंखों की रोशनी वापस आनी शुरू हो गई। मैम, आयुर्वेद इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये आज जाकर हम बोल पाते हैं। आपको याद हो कुछ साल पहले इन बातों को हम बोल भी नहीं रहे थे, हम ये कह ही नहीं रहे थे कि योग कर लो, डरते थे ये सब बातें बोलने से। अब जाकर मैम ये बातें लोग सीखना भी शुरू करें, और ऑनेस्टली सेइंग हीलिंग को भी लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लोग हमें भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्या पाखंड है, बिना जाने बिना समझे कि तुम्हारे से कुछ नहीं होता। अरे मैम, मुझे कहते हैं मैं तांत्रिक हूं, कहते हैं ये तंत्र करते हैं। अगर मुझे तंत्र करना होता, मेरे लिए मेरी सक्सेस कितनी आसान होती। कहते हैं अगर मैं कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध कर लूं तो मेरे जीवन कितना आसान होगा। बस जीवन भर इस पिशाचिनी के साथ जीना है मुझे, मैं आराम से काम कर सकता हूं। आराम नहीं होता, नो डाउट, साधना चाहिए होती है उसके लिए भी, बट क्या मैं काम नहीं कर सकता? मैं जो हीलिंग को प्रमोट कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आप अपने हीलर खुद बन जाओ ना। क्यों हीलिंग लेते हो किसी से? सीख लो, खुद हीलिंग बन जाओ। जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं हमें, आपको जरूरत नहीं किसी हीलर से हीलिंग लेने की, दवाइयां खाने की या कुछ करने की। आप कुछ दिनों की अपनी हीलिंग सीखकर अपनी बॉडी को रेगुलरली बेटर कर सकते हैं। मैम, सिर्फ फूड और वाटर की हीलिंग से पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मदर का कॉल आया कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और ऑटिज्म, डिसलेक्सिया ऐसी चीजें आई थी मेरे पास। मदर्स ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पे इंपैक्ट है, ब्रेन पे इंपैक्ट है, तो हम क्या करें? गाइडेंस लेके पता लगा कि केवल पानी को चार्ज करके अगर पिलाया जाए बच्चे को, तो बच्चे में विद इन 2 to 3 वीक्स चेंज आएगा। अच्छा। फोन कॉल थी, उन्होंने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कुछ भी, सर आप सिर्फ इतना बताइए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा आप वाटर चार्जिंग कीजिए, 2 से 3 हफ्ते के बाद में आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। कहती सर देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन माय केस। कल ही उनका टेक्स्ट रखा हुआ मेरे फोन के अंदर कि कितने ही उन्होंने बच्चे के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। अभी मेरी रिट्रीट होती है, हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर ऋषिकेश जाता हूँ रेकी सिखाने के लिए। फिक्स टाइम है हमारा, दिसंबर में जाते हैं। तो रिट्रीट से पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी बेटी बोलती नहीं थी। कुछ दिनों पहले उसने फ्री डिस्टेंस हीलिंग के अंदर एनरोल करा। कहती है जब से हीलिंग ली है, फ्री डिस्टेंस हीलिंग, ये चुप नहीं हो रही है। और रिट्रीट पे वो बेटी को लेके आई, पति को लेके आई, मैंने उसकी बेटी की हीलिंग करी। उसने कहा कि बेटी पपाया नहीं खाती, मेरी गोद में बैठ के मेरे हाथ से पपाया खाया है, और तब से पपाया खाना शुरू करा है। कहती अब ये पपाया खूब खाती है और ऐसे तोते की तरह बोलती है। कहती सर अभी चुप करने का बटन कहाँ पे है? अब इसकी हीलिंग आपको अब इसकी हीलिंग करानी पड़ेगी चुप करने के लिए। मैम, एक कंडीशन होती है सेरेब्रल पैल्सी, पैरालिसिस ऑफ ब्रेन कह देते हैं इसे। ओके। इसके केसेस कई बार ऐसे होते हैं कि अनट्रीटेबल होते हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। थेरेपी होती है, ये किसी में भी हो सकता है? किसी में हो सकता है। अच्छा। यूजुअली ये एक जेनेटिकल कोड पे डिपेंडेंट होता है, ऑरा पे डिपेंडेंट भी होता है अगर एनर्जी वाइज बोले। इसमें कई लोगों का कांटेक्ट आया कि हमारे डॉक्टर्स से थेरेपी ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फ्री डिस्टेंस हीलिंग के अंदर मेरी एक माता ने हीलिंग डाली थी बच्चे के लिए। मैम, वो बच्चे ने वो हाथ को ऐसे पकड़ नहीं पाता था, उसका हाथ ऐसे रहता था। ओके। उसने चम्मच हाथ में होल्ड करना सीखा और चम्मच से खाना ऐसे खाना सीखा। बॉडी शेक करती थी, पूरी बॉडी हिलती थी। आज वो मदर अपने बच्चे की एक उंगली पकड़ती है और बच्चा पूरा खड़े होकर दिखाता है। बेड से खड़ा नहीं होता था। और मैम ये केस लगा लीजिए, केस है करीबन 15 या 16 साल के बच्चे का। कई बार छोटे बच्चे भी आते हैं कि बच्चा बोलना भी नहीं जानता, रिएक्शन देना नहीं जानता, बच्चा हिलता ही नहीं था। अभी वो कुछ दिनों पहले मदर का कांटेक्ट आया कि घर में टैब लेके ऐसा भागा फिर रहा है, रुकने नहीं रहा, और टैब में कुछ देखना है उसे। तो
आपने बच्चों को ओवर एक्टिव कर दिया है अब, तो माँ- अब उनको कंट्रोल करने की भी एक हीलिंग आपको निकालनी पड़ेगी। ये वीडियो भी थी हमारे पास में, पता नहीं अभी मैं दिखा सकता हूँ पेरेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बट अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं शेयर कर दूंगा एक बार आपसे इस वीडियो को। मैम एक्चुअली क्या है कि बैलेंस तो बाद में हम दे देंगे, बट बात ये कि आप ये सोचिए कि इस माँ का क्या हाल होता होगा, या उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, इसका बच्चा पैरालिसिस में है, पैरालाइज बच्चा पड़ा हुआ बिस्तर पे से उठ नहीं पा रहा है, आज वो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा, अपना लाइफस्टाइल जी पा रहा है। मैम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यहाँ पर रिजल्ट है, बट 60% भी उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पहले 0% था, बिस्तर पे पड़े पड़े माँ फीड कर रही है, बच्चे की उम्र 28 साल हो गई है और माँ अपने हाथ से उसका डायपर चेंज कर रही है, नैपी चेंज कर रही है। पर सिद्धार्थ जी, इसमें एक चीज़ है, जैसे ये बहुत बड़ा एक इशू है और हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी, क्योंकि हो सकता है कि यंग जनरेशन में हम लोगों का लाइफस्टाइल भी उतना अच्छा नहीं है, एंड प्लस जो जनरेशन्स आ रही हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले से दिखने लग जाती है कि बच्चों के हार्ट में कहते हैं कि छेद होने लग जाते हैं, या उनको डाउन सिंड्रोम टाइप प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर डिसलेक्सिया हो गया है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या बिफोर लाइक जिस टाइम आप प्रेगनेंसी पीरियड में है उस टाइम पे पता की जा सकती हैं, उस टाइम पे क्योर किया जा सकता है इन चीज़ों को? मेरे पास में कई लेडीज आई जिन्होंने हीलिंग सीखने के लिए कहा मुझसे कि हीलिंग सीखनी है उन्हें, और ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं हीलिंग सीख सकती हूँ? मैंने कहा आप बिल्कुल सीख सकती हैं, आपका बच्चा भी अट्यून हो जाएगा, आप भी अट्यून हो जाएंगी। उनके जब हमने ऑरा की स्कैनिंग करी तो बच्चा कैसा होने वाला है मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया, कुछ टाइम पहले बता दिया कि तुम्हारे बच्चे में ये दिक्कत होंगी। एक तो मैं ऐसा केस बताऊंगा, शायद मैंने इस केस के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है, मेरी अपनी ही साथ में थी एक सहयोगी थी, नाम नहीं लेना चाहूंगी कि अब हमारे साथ नहीं है। उनकी बेटी जब पैदा हुई थी तो उनकी बेटी के गर्भ धारण के टाइम पे मैं उनके साथ था। उनके जब क्रैम्पिंग हो रही थी, जब अंदर उनके वो रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा था, जब वो प्रसव पीड़ा से बिल्कुल वेदना में थी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर जल्दी से इसे ओवर कीजिए। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, आप ये बोलिए कि बेटा जितना पेन देना है, मैं आपकी माँ हूँ, मैं धारण करूंगी इस पेन को, आपको जितना दर्द देना आप दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपसे जुड़ूंगी और आप स्वस्थ रहिए, आप हेल्दी रहिए। पेन बड़ी बात नहीं है, मैं आपकी माँ हूँ, आपका हक है मुझे पेन देने का। और मैम जैसे ही उन्होंने बोला ना, उनकी वेदना शांत हो गई। मैं सच बता रहा हूँ मैम, कितने केसेस देखे मैंने, कितनी लेडीज के एक्सट्रीम लेबर पेन में थी, उनके पति के कॉल आए, उनके डॉक्टर्स के कॉल आए मेरे पास में, क्योंकि कई डॉक्टर्स को पढ़ाया है, बच्चों को बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो स्टूडेंट्स रहे जानते हैं कि कैसा काम होता है। कहते, और मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर्स कई बार कॉल करते हैं कि सर ये पेशेंट हमारे हैंडल से बाहर जा चुका है। सुनने में बड़ा अचरज होता है, बट मैम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊर्जा के हाथ में होती हैं। कहते हैं सर प्लीज आप गाइड कीजिए। मैम लेबर पेन बहुत बड़ा पेन है, और मैम उस कंडीशन के अंदर किसी लेडी को रिलैक्सेशन मिलना और बच्चा हेल्दी पैदा होना, और उसके बाद में जब मैं उस बच्चे को देखने गया, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी। इस केस में नहीं जा पाया था जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, एक और केस की बात बता रहा हूँ, वहां मैं गया, उस बच्चे से मिला। मैम उस बच्चे का जो मेरे साथ कनेक्शन है ना आज भी, वो कुछ अलग लेवल का है। वो बच्चा मुझे पहचानता था छोटे बचपन से ही। इवन जिस टीम मेंबर की मैं बात बता रहा हूं, उनकी बेटी भी जब तक वो मेरे साथ रही टीम मेंबर, उनकी बेटी मुझसे इतनी कनेक्टेड थी, एक बार ही बुखार होगा ना और वो मुझे कह देंगे कि मेरी बेटी की हीलिंग कर दीजिए, उनकी बेटी तुरंत ठीक होती थी। और जिस टीम मेंबर के बारे में बता रहा हूं, मैंने बोला था कि अपनी बेटी के साथ क्रोध मत करना, इसे क्रोध मत देना, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है और ये आगे जाकर हाइपर एग्रेसिव और हो सकती है। ये प्रेडिक्शन दी थी मैंने उनको। आपको जब आपका मैं आभा देख रहा हूं, मैं आपके आने वाले कल में और बीते कल में दोनों में एंटर कर सकता हूं। आप मेरे कल में उतर सकती हैं। गाइडेंस लेनी पड़ती है, एक बार महादेव से परमिशन लेनी पड़ती है, आप काल के दोनों तरफ जा सकते हैं। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जो खाली मैं कर सकता हूं। दिमाग को शांत कर लीजिए, मेडिटेशन जोन में जाइए, कोई भी कर सकता है। और मैम 20 मिनट्स का मेडिटेशन तो मैं हर किसी के लिए रिकमेंड करता हूं। रेगुलर लाइफस्टाइल में 20 मिनट्स तो अपने निकालने बनते हैं। 20 मिनट का मेडिटेशन कोई रेगुलरली कर लेना मैम, मोर देन एनफ, कि उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एसिडिटी, ये दिक्कतें नहीं होंगी। लोग देखता हूं पूरे पैर कांप रहे होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, बॉडी शिवर कर रही है, बैठे बैठे ट्रेम्बल कर रहे हैं। मैं कहा बेटा ये कर रहे हो, पैर हिला रहे हो इतने, बॉडी फ्रेम कंट्रोल में नहीं है मैम।
बट सिद्धार्थ जी, इसमें एक जो अभी हाल फिलहाल में जो हम देख रहे हैं, मे बी लाइफस्टाइल वैसा हो गया है, मे बी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हमने उस तरीके की बना दी हैं या आ गई हैं, या कॉर्पोरेट कल्चर है, या अभी तो बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा देखी जा रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एनजाइटी उनके अंदर हो जाती है, एंड 90% केसेस में उनको पता ही नहीं होता वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में या इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्षण भर का गुस्सा है कि चलो अभी आया और थोड़ी देर बाद सिचुएशनल था, वो नहीं है। वो प्रॉब्लम हो सकता है आपके अंदर किसी और चीज़ की वजह से है, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है बट आप समझ नहीं रहे हो। इस तरह के केसेस में जहाँ हमें ये पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ कैसे डील किया जाता है? मैम देखिए क्या है कि इंसान का इंक्लिनेशन तो चाहिए होता है, अगर कोई इंक्लाइंड ही नहीं है तो हम उस तक अचीव कैसे करेंगे, उसको अप्रोच कैसे करेंगे। मैं बहुत बार यंग जनरेशन को समझाने के प्रयास करता हूँ। मैं आपको भी एग्जांपल लेता हूँ। हमारे क्लाइंट हैं, वो यूएस बेस्ड हैं, उनका बेटा जब मेरे पास आया था तो हाई लेवल ऑफ एंजाइटी थी। आज वो खुद कैंसर पेशेंट, हीलिंग कराकर कैंसर सर्वाइवल कर चुकी हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी दोनों मॉर्निंग मेडिटेशन बैठते हैं। उनके बेटे को इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी, थोड़ी बहुत जो उनके स्लैंग इंग्लिश होती है वो आती थी, हिंदी तो बिल्कुल ही राम नाम पे थी। तो उसने हिंदी भी समझी, अपनी इंग्लिश भी उसकी, आज वो जब बोलता है तो जैसे बात करता है उसकी बातें भी बेहतर हुई हैं। जो स्टार्टिंग में था उसकी लैंग्वेज ही मेरी समझ में आती है कौन सी बात बोल रहा है। मैम ऐसा मिरेकुलस इफेक्ट आया ना। छोटे बच्चों का अगर एक बार वो अपना हल्का सा इंक्लिनेशन शो कर दें कि काम करना है, तब काम शुरू हो सकता है। नहीं तो मैम क्या होता है, वाकई में बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता ही नहीं कि हमें मारा है। हम जितने भी लोग इस कमरे में खड़े हैं, कितनों को पता है कि इन्हें मेंटल हेल्प या फिजिकल हेल्प या इमोशनल हेल्प चाहिए। और मैम इंडिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि हमारे पास फिजिकल हेल्प के लिए तो बहुत मेथड्स हैं, मेंटल और इमोशनल हेल्प के लिए तो कुछ भी नहीं है। और मेन तो हमारा पॉजिटिव फैक्टर ही वही है। मेंटल हेल्थ पे शायद हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं ओपनली कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ फेस कर रही हूँ, लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते मैम हैं। लोग अपनी किसी भी इशू के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, दबाना चाहते हैं इशू को। बात शेयर करनी पड़ती है। मैं अपने साथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग होते हैं, मैं कहा बेटा बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, भूल जाइए आसपास कोई बैठा है और खुल के बोलिए। मैम आधा काम बोलते बोलते दहाड़ मार के रोते रोते होता है। ऋषिकेश की रिट्रीट में मैम मेरे पास एक थेरेपी है, मैंने वहां पर कुछ साउंड वेव्स क्रिएट करी और साउंड वेव से हील करा। तो हार्ट चक्र खुला, हार्ट चक्र खुला, स्वादिष्टान चक्र हिला। अब यहां पर इमोशन रुके होते हैं, यहां पर होते हैं। जैसे आपकी थर्ड आई यहां पर होती है, इसे थर्ड आई कहते हैं, नाभि को स्पिरिचुअल थर्ड आई, इसे फिजिकल थर्ड आई कहते हैं। ये दोनों सेंटर जैसे खुलते हैं ना, इंसान रोता है और एक हार्ट चक्र खुलने पर रोता है। 99% हमारे स्टूडेंट्स रोके गए हैं, चीख चीख के रोके गए कई लोग तो, और इतना बहे, इतना खुल गए। रिट्रीट मेरे मैंने एक बैच लेना था इस बार। मैम 2 यूनिट्स बनी, 2 बैचेस बने, और तीसरा बैच भी एनरोलमेंट के लिए तैयार था। मैं कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो थेरेपी के लिए कोई मना ही नहीं है। मैम लोगों को इतना इम्पैक्ट फील हुआ ना कि अब तक वो उसके वाइब्रेशन इफेक्ट में जी रहे हैं। रिट्रीट दिसंबर में हुई थी, ये मार्च का एंड चल रहा है हमारे पास। अब तक भी उनके इम्पैक्ट्स हैं और वो लगातार हमें कांटेक्ट करके बताते हैं कि सर अभी भी लाइफ चल रही है। एक बार आप अपने आप को एड्रेस करना शुरू कर देना मैम, जब तक सेल्फ इग्नोरेंस है ना, तब तक ये फैक्टर नहीं रिजॉल्व हो पाएगा। आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ऐसा बच्चा जो हमें देख रहा होगा ना, वो इस डिस्कशन को भी स्किप कर देगा। वो जानना भी नहीं इंटरेस्टेड नहीं होगा कि मुझे कोई दिक्कत है। और मैक्सिमम लोग जब दिक्कत मेंटल होती है या इमोशनल होती है, उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम रिट्रीट पे गए थे, हम रिट्रीट पे काम कर रहे थे, और वहां पर कैंटीन के अंदर बैठकर हम खाना खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे अपना। वहां एक फ्रेंच लेडी थी, वो हमें देख रही थी कि कुछ लोग ये कर रहे हैं। अब उसे ना इंग्लिश आती ना हमें फ्रेंच आती। वो डेली मुझे देखती रही, मेरी टीम को देखती रही, और जिस दिन हमारा फर्स्ट बैच ओवर होने वाला था, वो हमारे एक टीम मेंबर से बात कर रही थी कुछ, कि कौन है और क्या करते हैं। उसकी टूटी फूटी इंग्लिश जितनी भी थी उसने सुनने का प्रयास किया, हमारे इंसान ने भी उसे समझाने का प्रयास किया। वो आपके रिट्रीट का मेंबर नहीं थी, मेंबर थी। वो फ्रेंच लेडी बस वहां पर आई थी, वो जा रही थी गोमुख। अच्छा। और गोमुख छोड़कर वो ऋषिकेश में उस जगह पर आ गई जहां पे हम ठहरे हुए थे। मैम उसने एक दिन मुझे कांटेक्ट करा कि सर आई वांट टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स रिगार्डिंग द हीलिंग एंड माय एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट असेसमेंट।
तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए, मेरे मैनेजमेंट टीम आपको बता देगी क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है कैसे। तो मैम गई उनके पास में, उनके रूम में, और मैम ने फीस स्ट्रक्चर बताया। कहती सर अभी मेरी अफोर्डेबिलिटी तो नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। पता नहीं मेरे मन में आया, मैं इनको भेजा, मैं कहा एक बार उसे बुला लाओ, कुछ है उसके लिए जो मेरे पास मुझे लग रहा है। उसे हमारे पास, हमारा 9th को हमारा रिट्रीट ओवर हो गया था, 12th को नेक्स्ट स्टार्ट होना था, 3 दिन थे और 12th को उसे निकलना था वापस फ्रांस। मैम वो 3 दिन मेरे पास रही, मैंने कुछ गाइडेंस भी दी, कुछ काम भी कराया। उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी समझ में नहीं आती। मैम वो हमारी टीम को नाम दे गई शिवाज आर्मी। अच्छा। क्योंकि मैंने उसे एक मंत्र सिखाया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और उसने टूटी फूटी हिंदी के अंदर वो सीख कर बोला और पूरी टीम के सामने बार बार चैंट करते करते गई और चिल्ला चिल्ला के चैंट करते गई। एंड शी वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, ऐसे छोटे बच्चे की तरह से बैठी। कहती फ्रांस में हम किसी को हग नहीं करते, हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जहां से वो आती है। कहती हम किसी को टच नहीं करते। और हमारी टीम के साथ ऐसे छोटे बच्चे की तरह गले लग के रोई है सबके, सबको जाते हुए ग्रीट करके गई है। और कहती कि नेक्स्ट ईयर आई विल कम बैक विद इंग्लिश इन मी, आई लर्न इंग्लिश टू इंटरेक्ट विद यू। अंग्रेजी सीख के आने का वादा करके गई है कि नेक्स्ट ईयर फिर आएगी। कहती व्हेन यू विल बी अवेलेबल हियर। मैंने कहा आई come at this place every year. I come in Rishikesh. I have retreats in Rishikesh every year. I visit this place. So कहती next year on the same date I'll be here. अब सोची जो कि मेरी बैच का भी पार्ट नहीं है, जो मुझे जानती नहीं है, उसको मेरा कर्म भी पता नहीं है, वो कैसे इंप्रेस हो गई। और मैम उसने अपना फ्रेंच लैंग्वेज में एक मैसेज भी दिया हमारे लिए कि आप इस मैसेज को डाल सकते हैं, पब्लिक को दिखा सकते हैं, सो दैट पब्लिक विल बी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ हीलिंग। हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है हम जो समझ में नहीं आती। ये जिनके पास भाषा नहीं होती, जबान नहीं होती, ये ऊर्जा है बम, ये उनको भी समझ में आती है जिनके पास ऊर्जा होती है। शब्द बोलूंगा ना कानों तक जाएंगे, थॉट्स बोलूंगा दिमाग तक जाएंगे, दिल बोलेगा दिल तक जाएगा, बट जब ऊर्जा बोलेगी ना तो पूरे ब्रह्मांड में जाएगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।